ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। लास्ट क्लास पे हमने मोमेंटम की एक्सप्लेनेशन भी ली थी और कुछ एक सवाल किया था। आज मजीद सवाल आज इंशाल्लाह करवाता हूँ ताकि हमारा मोमेंटम का एक्सपोजर जो है वो बढ़ जाए। अ पार्टिकल पी ऑफ मास 0.3 kg lying on a smooth plane inclined at 30 degree to the horizontal is released from rest। अब इंक्लाइन प्लेन में जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है, वेट के दो कंपोनेंट्स एक्ट करते हैं। एक एम जी कॉस थीटा एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड्स एक्ट करता है एम जी साइन थीटा। सही है ना, ये हमें पता होना चाहिए। और लेकिन और साथ साथ फ्रिक्शन भी एक्ट करती है अगर तो रफ प्लेन होता है तो। बट ओवर हियर इट्स स्पेसिफिकली मेंशन दैट इट इज अ स्मूथ प्लेन। ये जो वर्ड्स होते हैं इसको हाईलाइट कर दिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल is released from rest. P slides down the plane for a distance of 2.5 meter and then reaches a horizontal plane. 2.5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पहुंच जाता है, एंड देन देयर इज नो चेंज इन स्पीड व्हेन पी रीचेस द हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसको कहना ये है कि जब वो इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टल की तरफ मौजूद हो, जैसे ही वो इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टल की तरफ शिफ्ट होता है, इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ शिफ्ट होने के दौरान स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, और पार्टिकल की ऑफ मास 0.2 kg लाइज एट रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के एंड से अगर हम देखें तो क्यू जो है 1.5 मीटर के फासले पर पी का इंतजार कर रहा है, मौजूद है मतलब 1.5 मीटर के फासले पर। एंड देन पी कोलाइड्स डायरेक्टली विद क्यू। पी कोलाइड्स डायरेक्टली विद क्यू। पी 2.5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पहुंचेगा, फिर 1.5 मीटर मजीद ट्रेवल करेगा तो क्यू तक पहुंच जाएगा। अब पार्ट ए में कह रहा है इट इज गिवन दैट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मूथ। हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी स्मूथ कर रहा है। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन टॉप ऑफ द क्वेश्चन पे दी हुई है वो सारे पार्ट्स के लिए वैलिड है। तो जो इंक्लाइन प्लेन है वो स्मूथ है और ये हमेशा रहेगा, थ्रू आउट द क्वेश्चन प्लेन स्मूथ ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इंक्लाइन प्लेन स्मूथ ही रहेगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो, अगर पार्ट ए में उसने कहा है कि इट इज गिवन दैट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मूथ, तो ये इन्फॉर्मेशन खाली पार्ट ए के लिए वैलिड है। पार्ट बी में इसका मतलब वो रफ कर देगा प्लेन को। यूजुअली ऐसे सवालात में इसी तरह होता है। तो इट इज गिवन दैट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मूथ एंड दैट आफ्टर द कोलिजन P continues moving in the same direction with speed 2। अब जब P ने Q से कोलाइड किया, तो आपको पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो जो Q था वो तो रेस्ट पे था, तो उसको तो राइट पर ही जाना होगा। लेकिन जो P है उसके साथ तीन मामलात हो सकते हैं। P can continue moving in the same direction with a slower speed at a slower speed, या फिर P can come to rest after collision, और पीस डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड आफ्टर कोलिजन। ये मैंने आपको बताया था कि तीन मामला हो सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं, उनमें से एक रेस्ट पर है और एक मूव कर रहा है, या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका मोमेंटम कम है उसका तो डायरेक्शन कंफर्म रिवर्स होगा, लेकिन जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसके साथ तीन मामला हो सकते हैं: सेम डायरेक्शन, रेस्ट और ऑपोजिट डायरेक्शन। मूविंग इन द सेम डायरेक्शन with a slower speed, at a lesser speed, or coming to rest, or start moving in the opposite direction। तीन मामला हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ वो कह रहा है कि P continues moving in the same direction with speed 2। Find the speed of Q after collision। तो बिफोर collision P की स्पीड पता होनी चाहिए ताकि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाल सकूं। जब भी कोलिजन की बात आती है तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फोकस करना है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के अंदर आप देखेंगे आपके पास क्यू की स्पीड तो जीरो है,
और आफ्टर कोलिजन में क्यू की स्पीड निकल जाएगी, और जो आफ्टर कोलिजन पी की स्पीड है वो भी दी हुई है। बिफोर कोलिजन पी की स्पीड नहीं पता, तो मुझे बिफोर कोलिजन पी की स्पीड निकालनी पड़ेगी। और जो पार्टिकल पी है वो इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो इसका मतलब इसकी नीचे जाने की क्या वजह हो सकती है? कोई फोर्स होती है नीचे की तरफ जो उसको ले जा रही है। तो अगर तो वो कोई गाड़ी वगैरह होती जिसका कोई इंजन वगैरह होता तो वो ड्राइविंग फोर्स की वजह से मूव करता। उसकी कोई ड्राइविंग फोर्स होती जो उसको ड्राइव करती, जिसकी वजह से वो मूव करता ऑब्जेक्ट, या कोई पुलिंग फोर्स होती। लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नजर नहीं आ रही बज़ाहिर। फिर ये मूव कैसे कर रहा है? तो इसका जो वेट का कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, वो उसको नीचे की तरफ मूव करवा रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन ओपोज करता, फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करती, बट फ्रिक्शन है नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो है ही नहीं, क्योंकि स्मूथ है। तो सिर्फ एम जी साइन थीटा है। मैंने ये भी बताया था कि जब ऑब्जेक्ट एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एक पार्टिकल जब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे मूव करे, डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव करे तो ए जी साइन थीटा होता है, और अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करे तो ए माइनस जी साइन थीटा होता है। कैसे भाई? नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए के थ्रू एम जी साइन थीटा माइनस जीरो इक्वल्स एम ए। तो एम और एम कटने की वजह से ए जी साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो जी इज 10, थीटा इज 30, तो 10 sin 30 विच इज 5। ए आपका 5 आ गया। अच्छा, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस आपको पता है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल पी की यहाँ पर होगी वही फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल पी की यहाँ पर भी होगी। वजह यह है कि सेम लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो है नहीं, और वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है नहीं। देयर विल बी नो change in potential energy, and therefore there will be no change in kinetic energy, and as there is no friction, therefore there will be no work done against resistance। तो कोई जाया भी नहीं होगी एनर्जी, सेम एनर्जी रहेगी, लिहाजा स्पीड भी सेम रहेगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी आपने यहाँ निकाली है पी की कोलिजन के बिफोर कोलिजन, उसी को मान लिया जाएगा। अगर फ्रिक्शन होती तो मैंने आपको सिखाया था कि राइट बिफोर कोलिजन आपको निकालनी पड़ती है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है तो राइट बिफोर कोलिजन आपको स्पीड निकालनी पड़ती है, बट यहाँ जरूरत नहीं है। तो मैंने यही सारी बात यहाँ की होगी। एम जी साइन ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, एम एम कटा, ए जी साइन थीटा के मुताबिक 5 हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल हुआ, बी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2 AS। उसके उसके थ्रू में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, उसमें पार्टिकल पी और क्यू दोनों लेंगे, तो एम वी होता है। तो एम पार्टिकल पी है उसका मास, और पार्टिकल पी की वेलोसिटी, सही है। और ये इनिशियल लेंगे, जाहिर सी बात है, इनिशियल ऑफ पार्टिकल पी बिफोर कोलिजन, प्लस पार्टिकल क्यू तो रेस्ट पर ही था, इट इज जीरो, जीरो ले लिया। अच्छा, आफ्टर आफ्टर कोलिजन क्या हो गया? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में पी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो मास पी का 0.3 और वेलोसिटी दी हुई थी सवाल में 2, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2। और क्यू का जो है वो हमें निकालना होगा। तो एम वी मास 0.2 है क्यू का, और वेलोसिटी निकालनी है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ क्यू। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ क्यू, 0.2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ क्यू। वेलोसिटी ऑफ क्यू इज 4.5 मीटर्स पर सेकंड। 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी यकीनन। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए से एक्सीलरेशन निकाला, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके फाइनल वेलोसिटी निकाली, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकाला, लगाया, और फिर जाके फाइनल वेलोसिटी आई क्यू की। हाउ आर द मार्क्स स्प्रेड? क्योंकि ये मई जून 2020 का सवाल है, और मई जून 2020 के पेपर्स हुए नहीं थे, तो लिहाजा जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइट पर होती है वो आपको मिसिंग नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना की वजह से पेपर्स नहीं हुए थे। तो वो मार्किंग स्कीम जो रिवाइज होती है वो मार्किंग स्कीम रिवाइज नहीं हुई थी। तो इसके मुताबिक 1 नंबर उसने न्यूटन सेकंड लॉ का लगाने का दिया है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल का मेथड मार्क और एक्यूरेसी से फाइनल वेलोसिटी, 3 नंबर यहाँ मिल गए। टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर लगाया, चौथा नंबर मेथड का मिला।
और फाइनल एक्यूरेसी के मार्क्स मिल गए 4.5 लेकर आ गए, तो 1 नंबर एक्यूरेसी का मिल गया, 5 नंबर आपके स्प्रेड हो गए इस तरह से। सही है जनाब, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 2 का पार्ट ए हो गया। अच्छा, 2 का पार्ट बी आ जाते हैं। इट इज गिवन इंस्टेड दैट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रफ एंड दैट व्हेन पी एंड क्यू कोलाइड दे कोलेस। अभी आपको बताया था कोलेस का मतलब क्या है, कि जब कोलिजन हो तो कोलिजन के बाद कंबाइन हो जाएं, एक बन जाएं, मिल जाएं, जुड़ जाएं, और फिर कॉमन वेलोसिटी से ट्रेवल करें। तो इट इज गिवन इंस्टेड दैट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रफ एंड दैट व्हेन पी एंड क्यू कोलाइड दे कोलेस एंड मूव विद स्पीड 1.2। तो दोनों का कंबाइन मास लेकर उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ जाएगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पी एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब कोएफिशिएंट फ्रिक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स एफ अपॉन आर। तो ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन किया करें क्या क्या करना है। ये भी 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। 50 मार्क्स का मैकेनिक्स का पेपर होता है, उसमें से 10 नंबर का सवाल इस वक्त हम डील कर रहे हैं, जिसका मतलब मोमेंटम, जिस सवाल में मोमेंटम इन्वॉल्व था वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 20% वेटेज के साथ। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स एफ अपॉन आर। और आपका आर निकालने के लिए यकीनन वेट को देखा जाएगा, और एफ निकालने के लिए आपको फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ेगा। तब यहाँ अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखेगा जब पार्टिकल पी यहाँ आ चुका है, तो क्योंकि इस जब पहले पार्ट में स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन था, तो फिर जो स्पीड पार्टिकल पी की बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पे थी, वही स्पीड पार्टिकल पी की कोलिजन के वक्त भी थी। जब पी और क्यू कोलाइड कर रहे थे तो भी वही स्पीड थी, क्योंकि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन था, सॉरी स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन था। तो बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्टार्ट था, तो स्टार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और फिर क्यू तक पहुंचने तक स्पीड में कोई चेंज नहीं आया था। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगी तो चेंज आएगा। अब कैसे पता चले कितना चेंज आएगा, सवाल ये पैदा होता है। अब अब अगर आप फोर्सेस देखें तो पार्टिकल पी का जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा। वेट कितना होगा, mg। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पी एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक तो इंक्लाइन प्लेन था, उसमें तो परपेंडिकुलरली आर यहाँ पर था, और mg cos थीटा था। आर इक्वल mg cos थीटा। अच्छा, यहाँ पर तो फ्रिक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये तो है ही स्मूथ प्लेन, इसलिए कोएफिशिएंट फ्रिक्शन की बात हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसका मतलब उसका वेट देखा जाएगा। वेट ऑब्जेक्ट का 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 न्यूटन हो जाएगा। तो आर हो जाएगा 3 न्यूटन। तो म्यू इक्वल एफ अपॉन आर के लिए जो आर है वो मुझे पता चल गया 3। अच्छा, एफ पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाउ कैन वी फाइंड द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए अगर मैं सोचूं थोड़ा सा, एक तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब अगर मैं फ्रिक्शन के लिए सोचूंगा तो फॉरवर्ड फोर्स मुझे पता है कितनी है, पता है 0। बैकवर्ड फोर्स कितनी है, फ्रिक्शन, तो 0 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma अगर मैं करता हूँ। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगी, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या होगा। जब पी ग्राउंड पे पहुंचा होगा तो उसकी स्पीड 5 थी, ये हमने निकाला था पिछले पार्ट में, ये रहा। तो इनिशियल 5 हो गई। क्यू पे जब वो पहुंचा, कोलिजन के बाद स्पीड पता है, कोलिजन से पहले नहीं पता। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता मुझे, निकालनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, डिस्टेंस पता है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी का पता होना होगा, और ये फाइनल वेलोसिटी जो होगी ये
बिफोर कोलिजन होगी यकीनन। इसका मतलब बिफोर कोलिजन वाली स्पीड निकालने के लिए मुझे मोमेंटम वाला इक्वेशन पहले कंसिडर करना पड़ेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो पूरा कनेक्शन बनेगा। बाज़ अवत हमें ऑर्डर नहीं समझ आ रहा होता कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, लेकिन यहाँ जो ऑर्डर आप फॉलो करेंगे वो ये करेंगे कि यहाँ पर पार्ट ए में आपने पहले एक्सप्रेशन निकाली थी, फिर फाइनल वेलोसिटी आई थी। ये काम तो आपको पार्ट बी में भी काम आएगा कि पार्टिकल पी की स्पीड 5 हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन क्यू तक पहुंचते पहुंचते भी यही स्पीड रही थी, लेकिन अब बदल गई। तो इसीलिए कोलिजन के बाद वाले मामला का इसने दे दिया मुझे। कोलिजन के बाद जो है, कोलेस होने के बाद इनकी स्पीड 1.2 है, तो बिफोर कोलिजन अगर हम कंसिडर कर लेंगे तो हमें कुछ और मिल जाएगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, शुरू में लगाना पड़ेगा। तो आफ्टर कोलिजन में दोनों का मास कंबाइन किया और कॉमन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आफ्टर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ गया 0.3 प्लस 0.2 0.5 kg इन टोटल कोलेस होने के बाद, मल्टीप्लाई बाय कॉमन वेलोसिटी, कॉमन स्पीड। और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के लिए क्यू का मोमेंटम 0 और पी का मोमेंटम जो है वो एम वी से आएगा, जिसमें एम तो पता है 0.3 है। पी की फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, कोलिजन से राइट बिफोर, एट द टाइम ऑफ कोलिजन कह लें या राइट बिफोर कोलिजन कह लें या एट द टाइम ऑफ कोलिजन कह लें, वो स्पीड नहीं पता। तो एम वी प्लस 0 इज इक्वल टू एम वी विथ कंबाइंड मास, वेलोसिटी आ गई 2। अब मुझे यहां से पता चला यहाँ मेरी स्पीड 5 थी और यहाँ पे स्पीड मेरी 2 है, कमी आई। तो इनिशियल पता चल गई, फाइनल पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट पता चल गई, इससे एक्सेलेरेशन का पता चल जाएगा। एक्सेलेरेशन का पता चलेगा तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए से फ्रिक्शन का पता चल जाएगा, फ्रिक्शन का पता चलेगा तो म्यू का पता चल जाएगा। ऐसे कनेक्शन बनना, ये देखें सारी वर्क। तो मेथड 1 के मुताबिक इनिशियल पता थी, फाइनल यहाँ से निकल गई है, डिस्प्लेसमेंट 1.5 है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 AS से डीलिंग की तो एक्सेलरेशन आ गई -7। फिर नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए का इस्तेमाल किया तो 0 - F इक्वल्स टू एम ए किया, तो मेरे पास जो है वो फ्रिक्शन आ गई। अच्छा, वेट आपको मैंने बताया था 3 न्यूटन है तो आर भी 3 न्यूटन होगा। फ्रिक्शन 2.1 न्यूटन आई है, 0 - F इक्वल्स एम ए से, और म्यू इक्वल्स F/R से, F 2.1 R3, तो म्यू इक्वल्स 2.1/3 विच इज 0.7। ये आपका मेथड नंबर 1 के मुताबिक पार्ट नंबर बी हो गया। मेथड नंबर 2 वर्क एनर्जी इक्वेशन होगा यकीनन बिल्कुल सही। कोई अगर मेथड 2 से करता तो क्या मेथडोलॉजी फॉलो कर सकता था? मेथड 2 भी एक्सेप्ट हो सकता था ना। मेथड 2 से क्या मेथडोलॉजी फॉलो हो सकती थी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, मतलब ये तो करना ही पड़ता है, ये वाला काम तो कॉमन काम है जो मेथड 1 में भी करना है मेथड 2 में भी करना है। बट मेथड नंबर 1 में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, फिर नेट फोर्स इक्वल्स एम ए का इस्तेमाल किया, जबकि इसको हम वर्क एनर्जी इक्वेशन से भी कर सकते थे। देखते हैं इससे शायद शॉर्ट हो जाता। लॉस इन काइनेटिक इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अच्छा, गेन इन पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल में तो कोई चेंज है नहीं, ड्राइविंग फोर्स है नहीं, पोटेंशियल है नहीं, तो दो ही चीजें, लॉस इन काइनेटिक, एनर्जी का सप्लायर लॉस इन काइनेटिक, और एनर्जी का कंज्यूमर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। लॉस इन काइनेटिक कितना हो जाएगा? हाफ एम, पी की बात हो रही है ना, हाफ एम। अच्छा, लॉस के केस में इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी भाई? 5। इनिशियल वाज 5 एंड द फाइनल वाज 2। 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसकी डिस्टेंस 1.5 थी, फ्रिक्शनल फोर्स F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस विच इज 1.5, यहां से फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी। तो 0.3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1.5, तो F आ गया 2.1।
सही। एफ आ गया 2.1। और जब म्यू निकालना है तो अगेन फिर वही चीज है कि म्यू इक्वल्स टू एफ। निकालने के लिए ये शॉर्टकट था, वरना एफ निकालने के लिए आपको क्या करना था, पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके ए निकालना पड़ा, फिर नेट फोर्स इक्वल्स टू एम से आपको फ्रिक्शन का पता चला। तो ये दो चीजें लगाई, या फिर आप वर्क एनर्जी इक्वेशन लगा दे तो एफ डायरेक्ट आ जाता। फिर म्यू इक्वल्स एफ अपॉन आर से 2.1/3 करके आपका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन तो वैसे ही आएगा 2.1/3, विच इज 0.7। और आर आपका 3 न्यूटन है जैसे कि निकाला हुआ है। ये वर्किंग सेम रहेगी अपनी जगह। सही है, तो ये पार्ट नंबर बी की वर्किंग हो गई। पार्ट नंबर ए की वर्किंग भी देख लें, टू पार्ट ए की, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और पार्ट नंबर बी की वर्किंग भी देख लें। दोनों मेथड्स देख लें और मुझे फिर एक्नॉलेजमेंट दे दें कि क्या ये सवाल हमें समझ आ गया है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो बता दें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया यहाँ तक। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Small smooth spheres A and B of equal radii of masses and of masses 4 kg and 2 kg respectively lie on a smooth horizontal plane. अब स्फेयर ए है, स्फेयर बी है, स्मूथ स्फेयर्स हैं, रेडियस भी इक्वल है और मासेस डिफरेंट है। लाई ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वो स्मूथ है। Initially B is at rest and A is moving towards B with speed 10 meters per second. After the spheres collide, A continues to move in the same direction but with half the speed of B. Find the speed of B after the collision. तो वही बात है, मोमेंटम का जब सवाल आए तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए और बी जब कोलाइड हो गए, उसके बाद उसने कहा है कि दे मूव इन द सेम डायरेक्शन बट विद हाफ द स्पीड ऑफ बी। लेकिन जो बी की स्पीड है अगर वो मुझे नहीं पता, तो वी भी उसको अगर मैं कह देता हूँ तो ए की स्पीड उसकी हाफ हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ए विल बी वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में मैं वी वी बी को वी मान लेता हूँ, या मतलब वेलोसिटी ऑफ बी को मैं वी बी कह लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ए को वी बी अपॉन 2 कहूंगा, ताकि फिर थ्रू आउट द इक्वेशन एक ही अननोन नजर आ रहा हो, वी बी। क्योंकि वी ए और वी बी अलग अलग लिखूंगा तो दो अननोज हो जाएंगे और एक इक्वेशन से दो अननोज आते नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे बताया हुआ है कि जो वी ए वाला अननोन है वो वी बी का हाफ है, लिहाजा उसी फैक्ट को मैं यूज कर सकता हूँ। या ये भी कर सकता हूँ कि अगर वी ए की स्पीड को मैं ए की वेलोसिटी को वी ए कहता हूँ तो बी की वेलोसिटी को 2 टाइम्स वी ए कह सकता हूँ। तो एक ही इम्पैक्ट होगा, वी ए लूंगा तो 2 वी ए ले लूंगा, और यहाँ अगर मैं वी बी लूंगा तो यहाँ वी बी का अपॉन 2 ले लूंगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। अच्छा भारत, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के लिए बी की स्पीड 0 ली जाएगी और ए का मोमेंटम लिया जाएगा। तो ए का मास था 4, 4 × 10। 4 × 10 प्लस 0 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ गया
4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 से टोटल मोमेंटम बिफोर आ गया, क्योंकि ए का मोमेंटम तो था, बी का नहीं था। अच्छा, फिर ए का मोमेंटम निकालना है, बी का भी निकालना है आफ्टर मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन। तो मास 4 है, वेलोसिटी है वी बी अपॉन 2, और इसी तरह बी की वेलोसिटी जो है वो है वी बी। बी की वेलोसिटी को वी बी मान लिया, ए की वेलोसिटी को उसका हाफ मान लिया, ताकि ए की अननोन बचे इक्वेशन, ए की अननोन हो पूरे इक्वेशन। फिर 2 1 2, 2 2 4 हो गया, 2 टाइम्स वी बी, 2 4 टाइम्स वी बी, 40, 10 आ जाएगा, वी भी आ जाएगा 10। तो उसने मुझे क्योंकि स्पीड ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन मांगी है तो वो आ गई 10। अगर उसने मुझसे वेलोसिटी ऑफ ए मांगी होती तो वो आती 5। या अगर मिसाल है कि मैं वेलोसिटी, यहाँ पर मैं वेलोसिटी ऑफ ए लिखता, फिर यहाँ मुझे 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए लिखना पड़ता, क्योंकि उसने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ ए हाफ है, तो उसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी डबल होगी। तो उस केस में फिर पहले मेरा वेलोसिटी ऑफ ए आती 5, और फिर वी बी निकालने के लिए मैं उसको डबल कर देता, तो मेरे पास 10 वी बी आए। बट मैंने गेम इस तरह से खेला, इक्वेशन ऐसे बनाया कि डायरेक्ट वी बी ही आ गई। तो इट डिपेंड्स हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ एफिशिएंट यू आर व्हाइल यू आर वर्किंग, एंड इट डिपेंड्स कि उस वक्त कैसा दिमाग चल रहा है आपका। अच्छा, आगे का सिनेरियो देखते हैं। A third small smooth sphere C of mass 1 kg and with the same radius as A and B is at rest on the plane. A का मामला गिवन था पहले, B का मामला गिवन था, अब C की बात की जा रही है। अब A 10 की स्पीड से मूव कर रहा था और B रेस्ट पे था, कोलाइड हुए, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद B की स्पीड 10 थी और A की स्पीड 5, तो A पीछे रह गया होगा और B आगे होगा। अब जब बी आगे लीड कर रहा है और ए पीछे है, तो बी अब सी से कोलाइड करेगा जो कि रेस्ट पर था। तो थर्ड स्मॉल स्मूथ स्फेयर, विजुलाइज जरूर किया करें, बहुत जल्दी के चक्कर में बात होगा तो हम समझ नहीं पा रहे होते सिनेरियो क्या है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। A third small smooth sphere of mass 1 kg and with the same radius as A and B is at rest on the plane, is at rest on the plane. B now collides directly with C. After this collision, B continues to move in the same direction but with 1/3 the speed of C. तो B और C का मामला कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लिहाजा B की स्पीड जो A के कोलिजन के बाद थी वो 10 थी, तो अब B के स्पीड C के कोलिजन से पहले एट द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन बी एंड सी कह लें या राइट बिफोर कोलिजन कह लें, वो स्पीड 10 ही रहेगी, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और आफ्टर कोलिजन में उसने बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ सी है वो आप ले लें, और जो बी की स्पीड होगी दैट इज गोइंग टू बी 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ सी, 1/3 द स्पीड ऑफ सी। तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और यहाँ तो एक चीज और शो करनी है, शो दैट देयर इज अनदर कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। अब सोचें कि ए पीछे था, स्पीड 5 हो गई थी उसकी, बी की स्पीड 10 हो चुकी थी, तो महज देखने को ऐसा लग रहा था कि अब बी आगे जाता रहेगा और ए पीछे मूव करता रहेगा और दे विल नेवर कोलाइड। बट जब बी के आगे सी आ गया और बी ने सी को हिट किया, तो बी की स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो अगर वो स्पीड कम होने के बाद 5 से भी कम हो गई, तो फिर अब बी की स्पीड अगर कम हो गई ए से, तो फिर यकीनन एक वक्त आएगा कि ए बी को दोबारा से हिट करेगा, दे विल कोलाइड अगेन। बट अगर बी की स्पीड जो है वो 5 से ज्यादा निकली, अच्छा 5 ही निकली, तो भी दे विल नेवर कोलाइड। बी की स्पीड 5 से ज्यादा हुई तो भी बी आगे लीड करेगा और ए पीछे होगा, दे तो देन ऑल्सो देयर विल बी नो कोलिजन वंस अगेन, मतलब दे विल नॉट कोलाइड अगेन। पर यहाँ क्योंकि मुझे साबित करना है, अच्छा ये नहीं कहा determine as to whether there will be a collision or not again between A and B. No, he is saying, the examiner is saying, show that there is another collision between A and B. This means there will be a collision. We have to just show and prove. हमें साबित करना है. How can we do that? So we basically have to find the velocity of B right after the collision with C
जब बी और सी का कोलिजन हो गया तो उसके बाद बी की स्पीड मुझे निकालनी होगी, और अगर वो स्पीड बी की 5 से कम हो गई, जो कि ए की स्पीड थी आफ्टर कोलिजन बिटवीन ए एंड बी, और वो स्पीड अगर बी की स्पीड ए की स्पीड से कम हो गई, इसका मतलब दे विल कोलाइड अगेन। तो मुझे दरअसल बी की स्पीड निकालनी है और साबित करना है कि बी की स्पीड जो सी से कोलिजन के बाद थी वो 5 से कम है। ये तो आइडिया मिल गया आपको। पहले मैंने बी और सी को कंसिडर किया। बी और सी को कंसिडर किया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बी की स्पीड 10 थी, मास 2 था, तो 2 × 10, और सी तो रेस्ट पर था, तो सी का कोई कोलिजन था कोई मोमेंटम था ही नहीं बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर। टोटल मोमेंटम आफ्टर में सी का मास 1 kg था, और सी की वेलोसिटी वी सी ले ली, और बी का मास था 2 kg, और बी की वेलोसिटी थी 1/3 ऑफ सी, तो 1/3 ऑफ वी सी। ये वी सी लिया तो ये 1/3 ऑफ वी सी ले ली। यहाँ पर भी ये कर सकते थे कि अगर इसको आप वी भी मान लेते तो यहाँ 3 टाइम्स वी भी मान लेते, तो उससे पहले वी भी आता, फिर वी सी आता, और क्योंकि यहाँ तो निकालनी भी वी भी थी, लिहाजा आप डायरेक्ट ये चीज कर सकते हैं। बट हमने खैर यहाँ से वैसे वी सी निकाली, और फिर वी सी से वी भी निकाल लेंगे। जब मैंने यहाँ सॉल्विंग की तो मेरा वी सी आ गया 12, और वी बी जो है वो वी सी अपॉन 3 था, तो वी सी अपॉन 3 यानी कि 12/3 से वी बी आ गया 4। देखें वी बी 4 आ गया, और हमारा जो वी ए था आफ्टर कोलिजन दैट वाज 5। तो एज वी बी इज लेस देन वी बी 4 है और वी ए जो है 5 है, क्योंकि वी बी की स्पीड ऑफ बी ए की स्पीड से कम है, देयरफॉर ए एंड बी विल कोलाइड अगेन। जो साबित करना था वो साबित हो गया, 3 मार्क्स की रिक्वायरमेंट मीट हो गई। यहाँ तक मुझे बताएं, दोनों पार्ट्स क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए यहाँ तक हो गया। पार्ट सी की जाने बढ़ते हैं। पार्ट सी लास्ट पार्ट है। यस, ए एंड बी कोलेस ड्यूरिंग दिस कोलिजन। सब सुने, कहानी को वापस पढ़ते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी। ए ने बी को हिट किया, ए और बी का कोलिजन हुआ। ए की स्पीड स्लो, बी की स्पीड तेज, बी और सी का कोलिजन हुआ। सी राइट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, बी की स्पीड जो है वो यकीनन कम हो गई, और कम होने के बाद अब ए से भी कम हो गई, लिहाजा ए और बी अब दोबारा कोलाइड करेंगे। बी राइट जा रहा होगा, ए भी राइट जा रहा होगा, बट दे विल कोलाइड वंस अगेन। अब ये जो कोलिजन होगा ना, इसमें ये कोलेस हो जाते, एक हो जाते, ए एंड बी कोलेस ड्यूरिंग दिस कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। टोटल मोमेंटम बिफोर क्या होगा भाई? 4 kg मल्टीप्लाई बाय 5, ये ए का हो जाएगा, और 2 kg मल्टीप्लाई बाय 4, ये बी का हो जाएगा। टोटल मोमेंटम बिफोर आ गया, और टोटल मोमेंटम आफ्टर में इन दोनों को कंबाइन करेंगे यानी कि 6 हो जाएगा, और उसको कॉमन वेलोसिटी वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आ जाएगा। पहले तो ये काम किया, 4 × 5 + 2 × 4। टोटल मोमेंटम बिफोर आ गया, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, जिसमें मास को कंबाइन कर दिया, कॉमन वेलोसिटी वी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉमन वेलोसिटी आ गई। अभी किसकी वेलोसिटी है भाई? ए की या बी की? ये दोनों की, क्योंकि कोलेस होने के बाद एक बन चुके हैं, तभी तो 4 + 2 की है। 6 का कंबाइंड पार्टिकल बन गया होगा, 6 kg का। कॉमन वेलोसिटी वी जो है वो आ गई 4 होल 2/6। अच्छा, अब वो कह रहा है फाइंड द टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम ड्यू टू द 3 कोलिजन। 5 नंबर की रिक्वायरमेंट। तो टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर करेंगे तो कम से कम 2 नंबर तो यहीं मिल जाए। अब 3 नंबर का मामला बचता है। अच्छा, अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, जब उसने कहा ना टोटल लॉस ऑफ के ई निकाले इन द सिस्टम ड्यू टू द 3 कोलिजन, तो बच्चा पहले कोलिजन नंबर 1 को डील करता है, कोलिजन 2 को डील करता है, फिर कोलिजन 3 को डील करता है, बहुत लंबी हो जाती है। इसका आसान हल पता है क्या है?
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले निकालनी, इनिशियल, जबकि कोई कोलिजन हुआ ही नहीं था, और फाइनल, फाइनल के ही निकाल लें, इनिशियल के ही निकाल लें और फाइनल के ही निकाल लें, जो कि आफ्टर द थर्ड कोलिजन होगा। ये इनिशियल है बिफोर द फर्स्ट कोलिजन, बिफोर द फर्स्ट कोलिजन, और यहाँ है आफ्टर द थर्ड कोलिजन, और डायरेक्टली उनको सब्ट्रैक्ट कर दे, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल एंड में आएगा, फाइनल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट होता है, पहले कोलिजन से पहले और आखिरी कोलिजन के बाद, तीनों कोलिजन को अलग अलग कंसिडर करेंगे, लॉस, एक में लॉस हो रहा है, एक में गेन हो रहा है, फिर अगले को कंसिडर करें तो लंबी हो जाएगी। अब इनिशियल मामला क्या था भाई? इनिशियल मामला ये था कि ए इज मूविंग टूवर्ड्स बी विद स्पीड 10, ए बी और सी तीनों मौजूद थे, बी भी रेस्ट पे, सी भी रेस्ट पर, और ए की स्पीड 10। ये इनिशियल मामला थे पहले कोलिजन से पहले के। तो काइनेटिक निकाल लें आप, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो, तीन ही पार्टिकल्स है ना, तीन स्मूथ स्फेयर्स है ना, तो ए की काइनेटिक, बी की काइनेटिक, सी की काइनेटिक, बी और सी के तो रेस्ट पे थे तो उनकी काइनेटिक जीरो है, और ए की काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये इनिशियल के ई हो गई टोटल। इनिशियल के ई में तीनों की के ई कंबाइन करनी थी, बट थी खाली ए की के ई, बी और सी की थी नहीं। अच्छा, जब तीसरा कोलिजन हो चुका, अब क्या हुआ? तीसरे कोलिजन के बाद, तीसरे कोलिजन के बाद स्पीड ऑफ सी 12 है, सी 12 से ही चलता रहेगा, और ए और बी की स्पीड 4/2/3, तो इन दोनों की कंबाइंड मास लेने के बाद इनकी स्पीड 4/2/3 ले लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर से बी और सी की, ए और बी की कंबाइन निकालेंगे और सी की अलग निकालेंगे। तो ये मैंने काम किया होगा, देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने में सिर्फ ए है, हाफ एम वी स्क्वायर, 200 जूल्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने में ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो पहले हमने ए और बी का कंबाइन निकाल लिया, हाफ एम 4+2 वी स्क्वायर, ये वाली स्पीड ली, 3 4 12, 12+2 14, 14/3 का स्क्वायर, और जो सी है उसकी स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर के मुताबिक उसकी स्पीड 12 थी, तो 12। ए और बी की कंबाइन काइनेटिक ली, सी की काइनेटिक ली, टोटल मिला के काइनेटिक आ गई 412/3 जूल्स। इनिशियल ज्यादा थी, फाइनल कम थी, माइनस किया तो 62/2/3 मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। तो ये 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो गई आपका पार्ट नंबर सी। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया, मोमेंटम का क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। ये जरा इसको भी नोट कर लें, कॉपी कर लें, और मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें कि यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर होने के बाद अगले सवाल की जाने पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 छोटा सा ही सवाल है। पार्टिकल p of mass m kg and q of mass 0.2 kg are free to move on a smooth horizontal plane.
particles P of mass m kg and Q of mass 0.2 kg are free to move on a smooth horizontal plane. So plane horizontal है और smooth है, मतलब friction नहीं है. P is projected at a speed of 2 meter per second towards Q, which is stationary. After the collision, P and Q move in opposite directions with speeds of 0.5 and 1 meters respectively. Find M. जब सवाल ये पैदा होता है कि यकीनन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है, तो अगर मैं इसको आपको विजुलाइज करके बताऊं, पार्टिकल पी है, पार्टिकल क्यू है. ये आपका पार्टिकल पी है, ये आपका पार्टिकल क्यू है. अब जरा सोचें कि अगर जो है इनिशियली जो है इसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी देखी जाए तो इसकी स्पीड जो है 2 है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर देखी जाए तो वो स्टेशनरी था, 0 है. तब जब पी ने क्यू को हिट किया है, पी का मोमेंटम ज़्यादा होगा और क्यू का मोमेंटम कम होगा, है ना? ऐसा ही. ये जो गायब होने वाला चक्कर है ना, ये मेरे समझ नहीं आता. और क्यू जो है वो राइट जाएगा, क्यू जो है वो राइट जा रहा होगा हिट करने के बाद. और पी के पास 3 ऑप्शंस थे. हिट करने के बाद सेम डायरेक्शन में जाता रहता, रेस्ट पे आ जाता, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता. तो उसने बता दिया कि आफ्टर द कोलिजन पी एंड क्यू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव होने से होता पता है क्या है? मोमेंटम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, लिहाजा मुझे स्पीड नेगेटिव लेनी पड़ती है, मतलब वेलोसिटी सॉरी नेगेटिव लेनी पड़ती है. एक की पॉजिटिव है, राइट वाले की पॉजिटिव है, तो लेफ्ट वाले की नेगेटिव लेनी पड़ेगी. ये चेंज होता. तो अगेन द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो एम वी है, तो पी का मास था एम, एम मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसका आएगा क्यू का 0. टोटल मोमेंटम बिफोर हो गया, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर में पी का मास में लूंगा एम, और पी की जो स्पीड है वो डायरेक्शन भी बदल गया, लेफ्ट हो गई. लिहाजा अब मैं 0.5 नहीं लूंगा, -0.5 लूंगा. लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई 0.5 ले लेगा तो वो गड़बड़ कर जाएगा. क्योंकि पी ने जब पी को क्यू को हिट किया, पी ने जब क्यू को हिट किया और उनका कोलिजन हुआ, तो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन था तो क्यू तो राइट ही जाएगा, तो क्यू की स्पीड को पॉजिटिव लेना होगा, तो पी को नेगेटिव लेंगे. और यहाँ भी जब हमने पॉजिटिव वेलोसिटी ली है तो वो पी राइट जा रहा था तो पॉजिटिव लिए, तो हमने पूरे इक्वेशन में ये इंश्योर किया कि राइटवर्ड्स, राइट इज पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड्स इज नेगेटिव. ये हमने इंश्योर किया पूरे सवाल. एम मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 इक्वल्स एम मल्टीप्लाई -0.5 प्लस क्यू का है 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1. यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2m -0.5m, ये हो गया 2.5m. 2.5m इक्वल्स 0.2, 2/25.2 और 2.5, ये आंसर आ रहा है 0.08. m की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास 0.08 kg. अच्छा, उसने लिखा था m kg, तो हमें खाली वैल्यू ही देनी है 0.08. सही है जनाब, ये हमारा आंसर हो जाएगा. m kg लिखा हुआ था, तो द वैल्यू ऑफ m इज 0.08. दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 4. Use of conservation of momentum. M into 2 plus 0 equals m into minus 0.5 plus 0.2 into 1. And we have got 0.08. This is question number 4, 3 marks. Yes. We are done with question 4 as well.
क्वेश्चन 2 डन, 3 डन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ 4 एज वेल डन। एक्नॉलेज करें, यहाँ तक क्लैरिटी है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो क्लियर? ये आई थिंक पहले हमने किसी सवाल में नेगेटिव का नहीं देखा। ये पहला सवाल है जिसमें हमने डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी को नेगेटिव भी किया, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा आंसर यकीनन गलत आ जाता। तो आई हैव टू इंश्योर कि अगर पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी को हमें एक को पॉजिटिव लेना होगा और एक को नेगेटिव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5 की जाने बढ़ते हैं। पार्टिकल पी ऑफ मास 5 kg इज एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ भी है और हॉरिजॉन्टल भी। पार्टिकल बी जो है वो 5 kg वाला वो रेस्ट पर है। Particle A of mass 2.5 kg moves on the table with a speed of 6 and collides directly with B. In the collision, the two particles coalesce हो जाते हैं, और find the speed of the combined particle after the collision. Very simple part. Total momentum before equals total momentum after, और उससे हमारा काम हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल मोमेंटम बिफोर में हमारे पास जो है वो पार्टिकल ए जो है उसका मोमेंटम दिया हुआ है, वो निकल जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6, और पार्टिकल बी का जो है वो दैट इज 0। और फिर कोलेस होने के बाद इन दोनों का कंबाइंड मास, ए का मास 2.5 और बी का मास 5, कंबाइन हो गया मास, कॉमन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो गया, और कंबाइंड वेलोसिटी मुझे चाहिए भी थी, इसको मैंने कह दिया v। और ये जो एक इक्वेशन आपके सामने बना है, इससे आपके पास v की वैल्यू भी आ जाएगी। सही है, तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी v की वैल्यू आ जाएगी, विच इज गोइंग टू बी, कैलकुलेट कर लें आप, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7.5, and this is 2. Speed of the combined particle is 2 meters per second. ये आपका आंसर हो गया पार्ट ए का। पार्ट बी में कह रहा है फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द कोलिजन। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द कोलिजन। लॉस इन के ई के लिए क्या करेंगे? लॉस इन के ई, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल के ई माइनस फाइनल के ई। इनिशियल काइनेटिक में से फाइनल काइनेटिक को माइनस कर देंगे, इनिशियल ज्यादा होगी तभी लॉस हुआ है। तो इनिशियल काइनेटिक में क्या क्या होगा भाई? इनिशियल काइनेटिक में बी की वेलोसिटी 0 थी, बी की काइनेटिक थी नहीं, इनिशियल ए की खाली काइनेटिक थी, एंड द स्पीड वाज 6 एंड द मास वाज 2.5, 2.5 और 6। टू पॉइंट फाइव वॉज द मास एंड 6 वॉज द स्पीड। ये इनिशियल के ही थी, और माइनस फाइनल के ही अगर आप देखेंगे तो फाइनल काइनेटिक में दोनों की कंबाइंड दी हुई है। ओके, हाफ मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, आप देख सकते हैं कोलिजन की वजह से मोमेंटम कंजर्व होता है। जितना मोमेंटम पहले होता है बिफोर कोलिजन होता है, उतना ही मोमेंटम आफ्टर होता है। बट कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में चेंजिंग आ जाती है। हाफ और मास भी दोनों का कंबाइंड लिया जाएगा, विच इज गोइंग टू बी 2.5 प्लस 5।
7.5, हाफ एम, और वेलोसिटी 2 है, तो 2 स्क्वायर। पॉइंट फाइव इंटू 2.5 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 7.5 इंटू 2 स्क्वायर, इट्स 30। 30 जूल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो कि ढूंढनी थी, वो आ गई है 30 जूल्स। ये आपका पार्ट बी का आंसर हो गया। थैंक यू, क्वेश्चन 5 भी मुकम्मल हो गया। 2 and 30। के बिफोर के लिए हाफ एम वी स्क्वायर और आफ्टर के लिए हाफ एम वी स्क्वायर। पहले 2.5 लिया था और फिर 7.5 ले लिया, 30 आ गया। सेम टू सेम वर्किंग हमने भी की है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 5 मुकम्मल हो गया। 2 मार्क्स हमें यहाँ मिल गए और 3 मार्क्स यहाँ पर मिल गए। 2 और 3, 5 मार्क्स। यस, alhamdulillah we have been able to successfully do this question. Is it clear to everyone? यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट दे दें। ये भी छोटा सवाल है, एंड दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। Two particles P and Q of masses 0.2 kg and 0.5 kg respectively are at rest on a smooth horizontal plane. Two particles P and Q of masses 0.2 and 0.5 are at rest on a smooth horizontal plane. Again, smooth है, horizontal है. P is projected towards Q with speed 2. Write down the momentum of P. अब write down the momentum of P is very simple. So momentum of P is equals to mass into velocity. P का जो मास है वो है 0.2, और जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज 2। 0.2 इंटू 2 इज 0.4 kg/m/s, या न्यूटन सेकेंड्स भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जरूरी नहीं है, हम टाइम सेव कर सकते हैं। मतलब मैं कहूँगा मोमेंटम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, 0.2 इंटू 2 लिख के डायरेक्ट 0.4 लिख दो। लेकिन अगर आप 0.4 भी देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर आंसर का ही होता है। मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम सेव इसी तरह होता है बिल्कुल। उसमें वो वर्किंग तो दिखाता है, लेकिन बेसिकली उसने ये नहीं बोला कि मुझे मेथड देखना है या कुछ देखना है उसको। आंसर उसने, मार्क्स उसने आंसर का ही देना है। तो आप दे सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही होता है कि आप वर्किंग दिखा दें, क्योंकि जब 0.4 लिख रहे हैं तो 0.2 इंटू 2 लिखने में कितना टाइम लगेगा। जस्ट राइट, कुछ भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, 0.2 इंटू 2 = 0.4, दैट्स इट। सही है, ताकि एग्जामिनर के सामने बिल्कुल वर्किंग प्रोमिनेंट हो आपकी, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वैसे उसूल के मुताबिक भी जब आंसर खाली एक ही मार्क होता है तो वो आंसर का ही होता है, लिहाजा 0.4 kg/s पे आपका आंसर दुरुस्त हो जाए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। So after the collision, P continues to move in the same direction with speed 0.3. Find the speed of Q after the collision. अब law of conservation of linear momentum, total momentum before
is 0.4 plus 0 and total momentum after is P का डायरेक्शन सेम था तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ये P का मोमेंटम आ गया, प्लस Q का मोमेंटम निकालने के लिए 0.5 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ Q, जो कि निकालनी है, स्पीड ऑफ Q निकालनी है। बस यहाँ से तब एक इक्वेशन बनाए और आपको सॉल्व कर ले तो 0.4 माइनस 0.2 इंटू 0.34 डिवाइडेड बाय 0.5। एक मिनट, it's 0.68, 0.4 minus 0.2 into 0.3 divided by 0.5. It's 17 upon 25, which is 0.68. Velocity of Q is 0.68 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.4 हमने लेफ्ट पे ले लिया, 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.5 भी लेके 0.68 आ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, विच इज a 6 मार्क क्वेश्चन। एक ही पेज दिया बस। चलिए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। Two small smooth spheres A and B of equal radii and of masses 4 kg and m kg respectively lie on a smooth horizontal plane. अब दो स्मॉल स्मूथ स्फेयर्स हैं, एक ए है एक बी है, रेडियस इक्वल है, एक का 4 kg एक का m kg। रेडियस आप देखें हर जगह इक्वल लिखता है, उसका कोई इसके पीछे यकीनन लॉजिक होती है इसके पीछे। मासेस में डिफरेंट अलबत्ता रहता है, एंड दे लाई ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। फ्रिक्शन का चक्कर नहीं है यहाँ पर भी। Initially, sphere B is at rest and A is moving towards B with a speed of 6 meters per second. After the collision, A moves with speed 1.5 meter per second and B moves with the speed 3 meter per second. And the question says, find the two possible values of the loss of kinetic energy due to the collision. अब मुझे बताएं कि ये दो पॉसिबल वैल्यूज कैसे मांग रहे हैं, क्या चक्कर, क्या मामला आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर इस सवाल में क्या नया है जिसकी बेसिस पर इसने मुझे एक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं मांगी बल्कि दो पॉसिबल वैल्यूज मांगी। Just wanted to see if someone is able to identify why the examiner has asked us to give two possible values. What's the reason behind that? जी कोई पिक कर सकता है तो चैट पे टाइप कर ले। नहीं नहीं, यहाँ पर ये चीज कंसिडर करनी है कि आफ्टर द कोलिजन ए मूव्स विद स्पीड 1.5 बट ए मूव्स इन विच डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। Direction over here is not specified. When I have told you that when two objects collide, two particles collide, two objects collide, the one with the one which has a greater momentum will either keep on moving in the same direction, or it will come to rest, or it will move in the opposite direction. So over here, it will not come to rest.
after collision A will continue to move with speed 1.5, but the direction is not specified. So there are going to be two possible cases. The case number one. Case number one. Case number one, we'll assume that after collision, after collision, A moves right. A moves in the same direction. A moves in the same direction. ये आपका केस नंबर वन होगा. ओके. एंड केस नंबर टू हो जाएगा A moves in the opposite direction. ये था चेंज जो पिक करना था. नॉर्मली वो डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा था. अभी हमने सवाल देखे थे ना, इस सवाल में उसने नहीं किया. तो टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर तो लगाएंगे, लेकिन क्या आएगा चेंज वो मैंने आपको बता दिया. अच्छा आप सुने, टोटल मोमेंटम बिफोर में दोनों केस होंगे तो सेम मामला होगा, क्योंकि ए जो है उसका इनिशियली स्फीयर बी इज एट रेस्ट एंड ए इज मूविंग टुवर्ड्स बी विद स्पीड 6, और ए का ही मास दिया हुआ है 4. इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 इज इक्वल्स टू, और कोलिजन के बाद हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. इसका मतलब ए का मास अगर 4 है तो 1.5 पॉजिटिव में ही लेंगे, और बी जो है उसको तो बी तो रेस्ट पर था, तो अगर ए ने राइट जाते जाते उसको हिट किया तो बी को तो राइट ही जाना है. हिट करने के बाद ए भी राइट जाता रहेगा. ये पहला सवाल हो जाएगा, केस वन हो जाएगा. तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय 3. m मल्टीप्लाई बाय 3 करके पहले m निकलेगा. यहाँ से पहले m फाइंड होगा. अगर हम m निकाल लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 divided by 3 is 6. M is 6. Or two possible values of the loss of kinetic energy due to the collision. अब अगर मुझे लॉस निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल. इनिशियल क्या था कि ए वाज मूविंग हाफ m 6 square. इनिशियली ए वाज मूविंग, p वाज नॉट मूविंग. और फाइनल में क्या है कि बोथ वर मूविंग, both were moving, and it is going to be half into 4 into 1.5 square plus half into 6 into 3 square. Initial loss है तो initial minus fine. Initially only A was moving, speed 6, and final case में A की movement भी है with speed 1.5 और B की भी movement है with speed 3, और B का मास तो आ चुका होगा. 0.5 into 4 into 6 square. हालांकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, देख रहे हैं. और मोमेंटम का तो कॉन्सेप्ट कंजर्व हो रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रिजर्व नहीं हो रही, कोलिजन की वजह से लॉस हो जाती है. 0.5 into 4 into 6 square
minus 0.5 into 4 into 1.5 square plus 0.5 into 6 into 3 square. It's 40.5. ये चीज पे करनी थी आपने। जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड ना हो तो फिर इस तरह से करते हैं। तो पहला जो केस है, पहला आंसर ये हो जाए। दिस इज आंसर नंबर 1। टू पॉसिबल वैल्यूज, ये आंसर हो गया आपका। इज द फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद केस 2 पे अगर हम आ जाते हैं, सारी वर्किंग बिल्कुल इसी तरह होनी है, एज इट इज होनी है। जो चेंजेस हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा। मेरी वर्किंग शॉर्ट हो जाएगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैंने उठा के कर दिया पेस्ट। अब देखें, मैं चेंज करता हूँ इसके अंदर, चेंज हो जाएगा। सेकंड पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1.5 के बजाय -1.5 लेना होगा। एम की वैल्यू भी चेंज आ जाएगी। एम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लिहाजा एम की वैल्यू में यहाँ चेंज आएगा। हाँ, और ये जो है वो इस सेकंड पॉसिबल वैल्यू कहलाएगी। सही है जनाब, सही है। अब देखिएगा, मैं यहाँ कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। 4 into 6, और ये माइनस होने के बाद प्लस हो जाएगा। प्लस 4 into 1.5 डिवाइडेड बाय 3, एम इज 10। यहाँ से जो एम आएगा दैट इज गोइंग टू बी 10। यहाँ से आपका एम आ गया 10। अच्छा, इनिशियल वही मामला है कि खाली ए की काइनेटिक होगी, बी की नहीं होगी। फाइनल में दोनों की काइनेटिक होनी है। अ, लेकिन जो ए की काइनेटिक होगी दैट इज गोइंग टू बी, स्पीड माइनस होगी, बट आपको पता है वेलोसिटी को माइनस भी ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ माइनस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर होना है। काइनेटिक एनर्जी वैसे भी नेगेटिव में नहीं होती। एनर्जी तो आपका स्केलर क्वांटिटी ही होती है एनर्जी तो। लिहाजा उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं होता। यहाँ पर चेंज अलबत्ता आएगा, तो ये एम की जगह पे लिख देंगे 10। लिहाजा अब क्या चेंज आया भाई? 0.5 into 4 into 6 स्क्वायर माइनस 0.5 into 4 into 1.5 स्क्वायर प्लस 0.5 into 10 into 3 स्क्वायर। यस, इट्स 22.5। 40.5 आ रही थी, अब यहाँ आगे 22.5 जूल्स। दिस इज द सेकेंड पॉसिबल वैल्यू। ये आपकी पूरी वर्किंग हो गई साफ सुथरे अंदाज में। For using conservation of momentum, either case, 6 into 4 equals 3m plus 4 into 1.5, और यहाँ 6 into 4 plus 3m minus 4 into 1.5। एक दफा m6 आया, एक दफा m10 आया। m6 के साथ जब वैल्यू निकालेंगे तो 40.5 आएगा, और m10 के साथ निकालेंगे तो 22.5 आएगा। 40.5 एंड 22.5, 40.5 एंड 22.5, right? So this is how we have distributed the marks. Law of conservation of momentum in either case, method, then finding the accuracy, then accuracy। दोनों masses निकाल लिए, 3 नंबर यहाँ मिले। और फिर जो है के लॉस निकालने के लिए के बिफोर यानी कि इनिशियल के माइनस फाइनल के किया, मेथड इसका भी मिला होगा। और काइनेटिक का हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, बिफोर या आफ्टर का उसका मार्क मिला, और एक्यूरेसी के मार्क्स मिल गए। ऑल टुगेदर 6 marks we have got, right? So question number 7 is also done.
I've explained in detail. Question number 7. Is it clear to everyone? It was a 6-mark question. Yes. Just give an acknowledgement. Is it clear to everyone? All right. So altogether, we have done 7 questions. I think to understand the concept of momentum, there were sufficient questions were covered today. Now, everyone is requested to solve all the questions of momentum in the topical past papers. इतने ज़्यादा नहीं है. मैंने कहा था कि मैंने जो है वो आपको इसमें टफ सवाल 2020 के बाद ही आए का मैं जितने सवाल मौजूद हैं उसको करके ज़रूर लाइएगा. देखें, अब देखें लर्निंग हो रही है इसमें हर सवाल के अंदर. मोमेंटम में लर्निंग है और ये नया टॉपिक है, इसके सवाल बहुत लिमिटेड हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो तमाम सवाल करके नेक्स्ट क्लास में लेकर आएँ और जो भी मसले मसाइल होंगे वो हम डील कर लेंगे इंशाल्लाह. So just try to make sure that you attempt all the questions and bring the queries. Whatever the queries are going to be, inshallah, we are going to resolve in the next class. Take good care of yourself. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. दुआ में मुझे याद रखें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.